Hello, JEE Advanced Paper 2 of 13th December 2021. So let's have a discussion of this. Now, question number 1. It says a uniform rod of mass and length L is held vertically on a smooth horizontal surface. When the rod is released, choose the correct statements. We know when it is released and slightly disturbed, then you will find it will not stand vertical, rather it will fall down, right? Since the horizontal surface is smooth, so there will be no friction acting in the horizontal direction. So if you draw the free body diagram, you'll find there will be normal reaction, there is going to be mg. So there will be force acting in the vertical direction, no force in the horizontal direction. So you'll find since force in the horizontal direction is 0, that will say no acceleration in the horizontal direction. Hence, there will be no velocity in the horizontal. That means there will be no displacement in the horizontal direction. So center of mass will not move in the horizontal direction. So center of mass has to move vertically down. That's what the option A says. The center of mass of rod acceleration or accelerates in vertical direction. So yes, it's going to be in vertical direction. That's why you have to mark it. Now ये तो हुआ x डायरेक्शन के बाद. y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे. सो सिंस हम लोगों ने पता किया कि ये नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा y डायरेक्शन में, तो इक्वेशन हमारी बनेगी mg माइनस n मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए वाई. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू mg के बराबर नहीं रहेगी. So just after you release initially, then you'll find normal reaction की वैल्यू mg से slightly कम हो जाएगी और उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, जिस एक्सेलरेशन की वजह से फिर वेलोसिटी आएगी और फिर वेलोसिटी की वजह से ये सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा. सो अगर आपसे पूछता है कि इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, तो हम बोलेंगे इट शुड बी लेस देन mg. फिर बोलता है व्हेन द रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, और ये जस्ट हॉरिजॉन्टल कंडीशन अपने को चेक करना है. हम लोग जानते हैं कि जब ये रॉड फॉल डाउन करेगा तो सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर आएगा, बाकी रॉड का ये पोर्शन में भी इधर जाएगा तो फिर ये पोर्शन इधर जाएगा. सो जस्ट व्हेन इट इज़ लैंडिंग और हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच करने वाला है, उस समय कैसा दिखेगा, तो मैं इसी पिक्चर पे बनाता, इन सबको इरेज कर देता, और इट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ दिस कि ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, मीनिंग कि ये जो पोर्शन है, ये वाला एंड है, ये भी कांटेक्ट पर है और ये ऊपर से आया है और ये कांटेक्ट में आना बाकी है. सेंटर ऑफ मास इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पर आया. सो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी कांटेक्ट पॉइंट पर एक्ट करेगी, और अभी कांटेक्ट पॉइंट हमारे पास केवल यही है. सो इंटायर नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये भी कांटेक्ट पर है और बाकी सारे पॉइंट्स जस्ट कांटेक्ट पर आने वाले हैं. सो ये जस्ट हॉरिजॉन्टल हुआ है. मोर ओवर यू विल फाइंड कि इस मोमेंट पर इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगा ए वाई, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो ये ए वाई होगा, और उसको हम ए बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. साथ ही साथ ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा होगा अल्फा से. सो इसके पास रोटेशनल मोशन है और ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेशनल मोशन वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स और रोटेट भी कर रहा है. नो अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगी, और वो हर एक मोमेंट के लिए होगी, और इनिशियली भी ये वैलिड थी, तो लेट्स इसका नाम हमने ए रख दिया अभी भी. तो एक इक्वेशन ये हमारे काम का है. दूसरा इक्वेशन टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास से लगाते हैं, तो टॉर्क में आएगा नॉर्मल रिएक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी L/2. दिस मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर विच इज ml² बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा. तो एक ही रिलेशन आ जाएगा. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं n की वैल्यू आ जा रहा है ml/6 अल्फा. नाउ यू सी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, कैन वी से कि ये पॉइंट स्लाइड करता हुआ है, तो ये पॉइंट कभी ऊपर नीचे नहीं गया है, जबकि ये जो एंड है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा. सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन है, सभी पॉइंट्स के पास एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आया है, स्टार्टिंग से ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट पे चल रहा है. सो आप पाओगे कि ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 है. और सिंस ये जनरल मोशन हो रहा है, तो किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लोग कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यानी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इधर आएगा, और रोटेशन की वजह से इधर आएगा,
और ये L/2 है, सो रोटेशन की वजह से बनेगा L/2 अल्फा। और अपने को पता चला कि ये जो पॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सॉरी ये मूव कर रहा है लेकिन इसके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। सो ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। दैट मीन्स एक थर्ड इक्वेशन अपने पास आएगी कि ए की वैल्यू L/2 अल्फा के बराबर हो जानी चाहिए। So equation 1 very important, equation 2 that's coming from tau is equal to I alpha and this is the constant relation because कि जो contact point है वो vertical direction में नहीं जा रहा है। अब आप इसको यूज़ करके n की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। सो इससे अपने को पता चलेगा कि n की वैल्यू आ जा रही है m/3 अलग कर लेते हैं और ये L/2 हो जाएगा जिसका नाम हम a कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहो तो m और a का एक साथ वैल्यू अपने को पता चल जा रहा है विच इज़ 3n। अब इस एम ए की वैल्यू इस पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जिस मोमेंट के लिए अपने को पता करना है ये दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द मोमेंट्स। सो हम लोग जस्ट बिफोर इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन आएगा एम जी माइनस एन, लेट्स कीप इट एज एन, इज इक्वल टू एम ए विच इज़ 3n। सो दैट सेज 4n इज इक्वल टू एम जी, विच इज n मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई 4। That means the normal reaction should be equal to mg by 4. mg by 4 is given in the D option, so we are going to mark this D option. So we will say A and D are the correct responses. In fact, we can find out the acceleration or normal reaction at any moment. So अपने के एक equation ये, दूसरा equation ये और तीसरा यहाँ से constant निकालेंगे। अगर ये किसी और एंगल पर रहा होता then we could have got this tangential acceleration and vertical acceleration। इनके vertical components को हम 0 कर देंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस पॉइंट की हमको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बता देगा। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज अ बॉल ए कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉल विच इज़ आइडेंटिकल और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। एंगल अपने को जो 30 दिखाया गया है एंड सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में और उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है। फिर अपने को बाद में क्या हो रहा है ये बताना है। तो इलास्टिक कोलिजन है। सो लेट्स सी, जस्ट बिफोर कोलिजन का केस है, जस्ट आफ्टर कैसा दिखेगा उसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सो ये जो बी है वो कुछ ऐसा है और ए इज लाइक दिस, सम सॉर्ट ऑफ दिस। नाउ यू विल फाइंड कि आफ्टर कोलिजन सिंस बी वॉज एट रेस्ट तो बी पर इधर इम्पल्स लगा होगा। तो बी के पास अगर कोई वेलोसिटी आएगी तो केवल इसी डायरेक्शन में आ सकती है। लेट्स कॉल इट v2, ये बी है। और ए के पास जो वेलोसिटीज आएंगी उसका एक कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रखेंगे। ये इसको v1 पकड़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो वेलोसिटी अपने पास थी इनिशियली उसको भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, वन परपेंडिकुलर टू द C1 C2 लाइन, अनदर parallel to the C1 C2 line. You will realize कि since ये 10 था और ये 30 है, so इधर आएगा अपने पास 10 cos 30. Cos 30 is √3/2, so that will become 5√3. और ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 30. Sin 30 is half, so that will come 5. Now we can say कि A के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में कर सकते हैं क्योंकि ए पर जो भी फोर्स लगा होगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगा होगा, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की थी, फाइनल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में सेम रहेगी क्योंकि मास तो उसी का सेम है। तो ये वेलोसिटी अपनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ए ऑब्जेक्ट को हम लोग या बॉल को लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व नहीं करा सकते क्योंकि उसको मोमेंटम लगा है। बी का भी नहीं करा सकते क्योंकि उसका मोमेंटम लगा है, लेकिन उस पर भी इम्पल्स लगा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी को कलेक्टिवली देखेंगे तो जो इंटरनल फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए और बी का मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग द C1 C2 लाइन। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ ए एंड बी टुगेदर और अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा, मास ऑफ एम, दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों के मास बराबर है। तो मास ऑफ ए इंटू द वेलोसिटी विच इज़ 5√3 must be equal to mass of A into velocity v1 final momentum plus mass of B velocity v2, इसका भी मास हम दिया गया। सो यहाँ से अपने को एक पता चलता है कि v1 प्लस v2 की जो वैल्यू है वो 5√3 है। एक रिलेशन आ गया।
सिंस ये इलास्टिक कोलिजन हुआ है एंड देन वी नो द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हैज़ टू बी 1, सो ई की वैल्यू जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना होता है, सो इट्स गोइंग टू बी v2 minus v1, यू नो दिस थिंग, you must be. And velocity of approach along the line of impact, this is the velocity of approach because b was at rest, so that's 5 root 3. This must be equal to 1 1, not 0 1, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो यहाँ से अपने को एक दूसरा रिलेशन मिला, v2 minus v1 must be equal to 5 root 3. 5 root 3. Now you can call this as equation 1, you can call this as equation 2. Now 1 और 2 को हम लोग ऐड अप कर देते हैं तो v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 root 3 और v1 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 0. सो अपने को ये पता चला कि v1 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये a बॉल जो है वो अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में चलना बंद कर दिया है और b अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में 5 root 3 से जा रहा है. सो b के पास फाइनल वेलोसिटी 5 root 3 है, a के पास फाइनल वेलोसिटी 5 है. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. वेलोसिटी ऑफ बॉल a आफ्टर कोलिजन इज 5, यस दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट. Velocity of B after collision is 5 root 3, yes that's what we have identified, so that's also correct. Both balls move at right angles, you see इसके पास केवल ये velocity, इसके पास केवल ये velocity और ये 90 डिग्री है, so वो perpendicularly move कर रहे हैं, yes right angle पे move करते हैं. Kinetic energy will not be conserved here because collision is not head on. Collision oblique है of course, तो क्या kinetic energy conserve है? सो सिंस इसने कंजर्व वर्ड यूज़ किया है ना, तो उसका मतलब होता है कि हर मोमेंट पे बराबर होनी चाहिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल कंजर्व नहीं है, दैट मीन्स स्टेटमेंट सही बोल रहा है, तो इसको भी करेक्ट कर देंगे. तो यहाँ पर डी भी अपने को मार्क करना है. अगर ऐसा बोलता कि अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और काइनेटिक एनर्जी फाइनली बराबर नहीं रहेगी, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और काइनेटिक एनर्जी फाइनली को चेक करते हैं. इस केस में आप देखोगे सिंस वो इलास्टिक कोलिजन है और इवन दो वो हेड ऑन नहीं है, तो आप पाओगे कि इसका जो एनर्जी है ना इनिशियली और फाइनली काइनेटिक एनर्जी वो बराबर आएगी. कैसे आएगी? आप चेक कर सकते हो कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको इक्वल मिलेगी. प्रोबेबली इसका इंटेंशन उसी को चेक करने का था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली बराबर नहीं होगी, ऐसा बोलना चाह रहा था, क्योंकि कोलिजन हेड ऑन नहीं है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता क्योंकि इनिशियली और फाइनली काइनेटिक एनर्जी बराबर है. लेकिन इसने यूज़ किया है कि नॉट कंजर्व, so we will say कि as per the definition of conservation, that means it should be true all the time, but during the collision of course kinetic energy does not remain conserved. So statement written is correct. So A B C D, D को भी मार्क करेंगे. और A B C तो आपने समझा कि कैसे है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. ये आपसे बोलता है कि एक इलास्टिक कोलिजन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, A और B के बीच में, और ये विदाउट फ्रिक्शन मूव करते हैं और इनके बीच का जब सेपरेशन ये 1 मीटर से ज़्यादा रहता है, when the separation between the surfaces is greater than 1 मीटर, तो उनके बीच का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है. लेकिन जब वो 1 मीटर के साथ क्लोज आ जाते हैं तो 6 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगता है. और आपको A का मास दिया गया है, रेस्ट पर है, B का मास दिया गया है और B इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से. अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करने की बात करता है. कॉमन वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, पहले इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा तो ये अब मूव करता रहेगा, ये जहाँ पर है वहीं पर बना रहेगा. फिर जब ये क्लोजर आ जाएगा, डिस्टेंस सेपरेशन विल बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, सो फिर इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और इसके बीच का सेपरेशन कम होता रहेगा. एक स्टेज आएगा कि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी. सो जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी द कॉमन वेलोसिटी, और उस केस में इनके बीच का जो सेपरेशन होगा आर वो मिनिमम आ जाएगा. सो अपने को दो आंसर बताने हैं, एक तो कॉमन वेलोसिटी के बारे में और मिनिमम सेपरेशन के बारे में, वही दो आपस में रिपीट होते हैं. सो कॉमन वेलोसिटी पता करने के लिए ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है, इंटरनल हो जाएगा. गो फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. इफ़ यू गो फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देन यू विल फाइंड कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था मास ऑफ बी वेलोसिटी विच इज़ 2 इज इक्वल टू फाइनली कितना आएगा, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी वी प्लस मास ऑफ बी वेलोसिटी वी. मास इसको रख देते हैं. दिस इज 3 इंटू 2, दिस इज 1 इंटू वी प्लस 3 इंटू वी. इट लीड्स टू 6 इज इक्वल टू 4v. सो v मस्ट बी इक्वल टू 6/4 विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. सो कॉमन वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. यस, ए को मार्क करेंगे. कॉमन वेलोसिटी इज 2, दस रॉन्ग, सो डी को मार्क नहीं करेंगे.
देन इट्स कम टू द मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब आप किसी एक बॉडी का एफबीडी बना लीजिए, लाइक या फिर किसी एक बॉडी को कंसीडर कर लीजिए। लेट से हम लोग बी को कंसीडर करते हैं या फिर ए को कंसीडर करते हैं, ए को कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी एक चलेगा अपने लिए। और इस पर हम लोग एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। दैट विल बी मोस्ट सुटेबल, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्यों चला था? क्योंकि ये फोर्स लगा था, तो इस फोर्स ने वर्क किया होगा। सो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय द फोर्स, whatever the force that is acting on this must be equal to change in kinetic energy। फाइनल आएगी हाफ मास 1 इंटू वेलोसिटी v का स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे था। वर्क डन बाई फोर्स कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेट से x डिस्प्लेसमेंट हुआ है आफ्टर 1 मीटर गैप, क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा गैप था तब तो कोई फोर्स लगा नहीं था। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू v की वैल्यू अपने को 3/2 पता है, तो ये बनेगा हाफ मास ऑफ ए को हम लोगों ने कितना यूज़ किया था, दिया है 1 दिया है, तो इसको 1 कर देंगे और v आ जाएगा अपने पास 9/4। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 9/8। सो हाउ मच द x कम्स, x की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9 बाई, f की वैल्यू 6 दिया है तो ये बनेगा 9/8 इंटू 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाई, ओके। सो इससे अपने को क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि ए कितना डिस्प्लेस हुआ था, जबकि आपको मिनिमम बताना है। इसका मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन बताना है, ओके। सो यहाँ से x एक नंबर निकल के आ रहा है, फिर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे x बोल क्या रहा है। सो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 डिवाइड बाई एंड दैट इज गोइंग टू बी 16। ये जो x है ना, दैट टेलिंग अस कि इस ये जो ए ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर गैप होने के बाद कितना आगे ट्रैवल किया, दैट्स व्हाट इट सेज। लेकिन इससे अपने को ये भी पता हो करना पड़ेगा कि बी कितना आगे गया, फिर दोनों का मिनिमम सेपरेशन निकालना पड़ेगा। सो या तो हम बी का निकाल करके फिर दोनों को रिलेट करें, या फिर हम लोग ए और बी को एक साथ कंसीडर कर लें। अगर ए और बी को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं तो इसको कुछ वैसा भी हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसलिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, तो एक को वेलोसिटी देते हैं तो दूसरा सेम वेलोसिटी से चलने लगता है, तो उसमें जो वर्क डन बाई स्प्रिंग आया करता था, इसमें वर्क डन बाई ये वाला फोर्स आएगा। तो इसको हम लोग कंबाइंड जैसा ट्रीट कर लेते हैं, जैसे ए है और ये बी है। इनिशियली वेलोसिटी हमारे पास 2 थी, फिर क्या हो गया होगा, ये स्ट्रिंग जस्ट टू रिप्रेजेंट है, उसके बाद इनके पास वेलोसिटी वी आ जाती है। सो हम लोग ये लिखेंगे कि वर्क डन बाई एफ जो रहा होगा, क्या उसने काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर रहा होगा। इन टोटालिटी में WET लगा रहे हैं। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई होगी, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो कुछ रिपल्सिव वर्क डन रहा होगा। सो हम इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं, तो ये आएगा हाफ इनिशियल मास बी का 3 दिया गया, वेलोसिटी 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फाइनली काइनेटिक एनर्जी में दोनों के मास को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, वेलोसिटी v स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि अपने को 3/2 मिला था। सो ये नंबर एक बार चेक करते हैं कितना जाएगा, 6 माइनस this is going to be 4/2, that is 2 into 3 6, this is going to be like 2 into 9/4, so that is going to be 6 minus 9/2। ये वर्क डन आया। अच्छा, अब इस वर्क डन के बारे में और भी लिखते हैं कि जो वर्क डन आएगा ना, रिपल्सिव फोर्स है तो निगेटिव आना था, इसलिए हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल कम किया है। जनरली अपने को क्या करना होता है, फाइनल में से इनिशियल, तो माइनस को हमने पहले ऑब्जर्व कर लिया है। तो क्या इसकी वैल्यू आएगी F इंटू एक्स। अब ये x क्या बताता है, जैसे इसका कितना कंप्रेशन आया, दैट मीन्स इनके बीच का सेपरेशन कितना कम हुआ है, दैट्स व्हाट इट सेज। स्प्रिंग होता है तो हम लोग हाफ के x स्क्वायर लगा रहे होते हैं, वो यहाँ पर नहीं लगा रहे, हम लोग वर्क डन बाई फोर्स लगा रहे हैं, और ये कांस्टेंट फोर्स है। सो F की वैल्यू अपने को 6 दी गई है, सो आप यहाँ पे 6 रख लीजिए। जब आप यहाँ पे 6 रखेंगे सो यहाँ से x पता चलेगा। नो, यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू आएगी, 6 से डिवाइड करो तो ये 1 माइनस 9/2/6, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 3/4। सो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3/4। अब आप समझते हैं कि क्या हुआ। x क्या था, x था कि इनमें कितना कंप्रेशन आया, isn't it? और 1 क्या था इनिशियली, तो इनिशियली हमारे पास 1 था, और फाइनली
जो कंप्रेस हुआ है वो एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ है, तो उनके बीच का सेपरेशन कितना बचा। तो जो सेपरेशन होगा तो कैन वी से कि जो सेपरेशन है मिनिमम सेपरेशन या फिर आर मिन, इज इट गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स, बिकॉज 1 से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, फाइनली एक्स अमाउंट तक डिस्टेंस तक फोर्स लगा, सो 1 में से अगर हम एक्स कम कर देते तो जो बचा हुआ सेपरेशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से जब 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे आप तो ये बन जाएगा 3/4 विच इज़ 0.75। दैट मीन्स 0.75 मीटर शुड बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज। सो हम लोग सी को भी मार्क कर देंगे, तो ए और सी हमारे करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंग के अरेंजमेंट को कोरिलेट कर लिया है और उसका अप्रोप्रिएट चेंजेस भी किए हैं। स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन निकालना होता तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं, सिंस ये कांस्टेंट फोर्स था इसलिए एफ इंटू एक्स लिखा गया, बाकी सारी वही स्टोरी है। इंडिविजुअल से करने में लॉन्ग जा रहा था इसलिए मैंने ए को निकाला, बी को फिर नहीं निकाला, दोनों को कंबाइन कर लिया। अब चाहो तो बी का भी निकालो फिर दोनों को एडजस्ट करो, वहाँ से भी निकलेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज एक कॉनिकल पेंडुलम है, एल लेंथ का है और ये जा रहा है थीटा एंगल पर है। वी हैव टॉक्ड दिस इन अ लेक्चर इटसेल्फ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सो आप यहाँ से देखोगे तो इसके पास अगर कोई वेलोसिटी v होगी तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा l क्रॉस v से वो इस डायरेक्शन में आएगा, और जब ये पार्टिकल आगे आएगा तो इसकी डायरेक्शन स्क्रीन के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, तो ओ पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। और ये बोलता है नॉट कॉन्स्टेंट, यू से यस, सो ये सही बोल रहा है। ओनली डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट, नो डायरेक्शन चेंजेस। ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, यस मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट। और अब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड एल कितना आएगा, एम वी एल। नो एल कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि उसने बोला होगा कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता है, और एल मास भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन चेंज होती है। फिफ्थ सेज अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड v सडनली सीज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम एट अ डिस्टेंस a। तो यहाँ पर एक वॉल है और एक ये ड्राइवर आ रहा था किसी v स्पीड से, तो उसको वॉल नज़र आया और ये जो डिस्टेंस है वो a थी। अब उसको ब्रेक्स लगाने हैं। इफ़ यू अप्लाई द ब्रेक्स तो और इसे कोलाइड ना करे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बोलना चाह रहा है। सो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इसको कितना रिटार्डेशन की ज़रूरत है। लेट से रिटार्डेशन को हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं, ये डिस्टेंस है। सो फाइनल वेलोसिटी हम चाहेंगे कि वो ज़ीरो हो जाए, वी डैश ज़ीरो हो जाए, जस्ट वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ज़ीरो हो जाए। कांस्टेंट फोर्स लगाना है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी डैश स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू द डिस्टेंस विच इज़ ए। सो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि एक्सेलरेशन अपना जाएगा वी स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। तो फोर्स कितना लगना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। इनकेस आपने इतना ब्रेक से फोर्स लगाया तो ये जस्ट वॉल के पास जाने के बाद रुक जाएगा, यानी स्मैश होने से बच जाएगा। और अगर आपने इसे कम फोर्स लगाया तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रहेगी और फिर इसे कोलाइड कर जाएगा। सो कोलाइड से बचाने के लिए आपको कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड। आपसे बोलता है एम वी स्क्वायर बाई टू आई से, सही बोलता है, सो इसको करेक्ट कर देंगे, इसलिए ए करेक्ट हो गया। बी सी डी को चेक करते हैं। फिर आपसे बोलता है कि अगर कार को क्रैश होने से बचाना है वॉल से, तो आप कई बार क्या होता है कि आप क्रैश होने से बचाना चाहते हो। ये लेट से वॉल था और आपका कार यहाँ पर था, आपने देखा कि ये ए डिस्टेंस है, तो आप सीधा ना जा करके उसको टर्न करना स्टार्ट कर देते हो ऐसा। तो जब आप टर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक सर्कल पे चलाना पड़ेगा इसको, उसका सेंटर यहाँ पर होगा और ये जस्ट इसके पैरेलल आएगी, तो ये भी उसकी रेडियस का काम करेगा। और अगर आप यहीं से सर्कल पे ले जाना चाहते हो देन यू नो कि अगर सर्कल पे ले जाना तो एक फोर्स अपने को लगता है। इस केस में आप स्पीड नहीं बदलोगे, स्पीड आपकी वही रहेगी, स्पीड वही रहेगी, लेकिन क्या है कि आपको एक सर्कल पे ले जाना होगा। और जबकि स्ट्रेट लाइन पे लेके गए तो तुमने स्पीड को जीरो किया था, दैट्स अ डिफरेंस राइट। सो यहाँ पर जो फोर्स लगाना होता है दैट फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर, आर का मतलब ए। तो आपको एम वी स्क्वायर बाई ए का फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि वो सेंट्रीपिटल का काम करे और इसको सर्कल पे ले जाए और वॉल के जस्ट पैरेलल आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। दैट्स व्हाट इट सेज कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एम वी स्क्वायर बाई ए। यस, इफ यू अप्लाई दिस फोर्स यू विल बी अवॉइडिंग द क्रैश ऑफ द कार विद द वॉल। फिर सी में बोलता कौन सा बेटर स्ट्रेटजी है, क्या हमको स्ट्रेट लाइन पे जाकर के स्टॉप करना
आसान गिरेगा या फिर इसको सर्कल पे ले जाके आसान गिरेगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो। इस पर जो फोर्स लगाना पड़ा आपको दैट इज़ mv²/2 का। इस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज़ mv²/a। दैट मीन्स सर्कल पे चलाने के लिए आपको डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ये डबल फोर्स आप नहीं प्रोवाइड कर पाए तो ये स्किड करके वॉल से हिट कर जाएगा। सो ये डेंजरस है। बेटर ऑप्शन क्या है कि आप सीधे जाओ और उसको स्टॉप कर दो। So it's a better to apply brakes than to turn the car in a circular path to avoid crashing with the wall. So अगर ब्रेक्स लगाओगे तो उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, वो आपके लिए रिलेटिव इजी मिलेगा क्योंकि उसके लिए जो फोर्स है वो कम रिक्वायर्ड है, तो वो कम फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल सकता है ग्राउंड से। जब आपको ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट आएगा और आपको पता है कि ये जो फोर्स आ रहा है वो फ्रिक्शन से आता है, अगर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से क्रॉस कर गया तो आपका फोर्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो स्किडिंग होगी। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में कि आप स्पीड से सर्कल पे ले जाते हो तो वो स्किड करके चला जाता है। सो बेटर क्या है, बेटर है कि ब्रेक्स लगा दो रादर देन कि आप स्किडिंग को इन्वाइट करो। तो ये भी सही जा रहा है। When car stops, then its kinetic energy goes into the frictional work done. Yes, जब आप स्टॉप करते हो तो कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो आपको डी भी सही हो जा रहा है। तो इसके ABCD सभी करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज अ वेटलेस रॉड है AB और उस पर 2 मास आपने हैंग कर रखे हैं, इक्वल मास है, तो एक मास यहाँ पर है, दूसरा मास यहाँ पर है, पार्टिकल्स हैं बेसिकली, और रॉड कैन रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन, ये ऐसा जा सकता है। हिंज है A पॉइंट पर। अपने को बताना है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दी जाए पार्टिकल को, इस पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दिया जाए V0 सो दैट ये कंप्लीट सर्कल करे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक पार्टिकल वाला केस किया था, √4 GL। अगर वेलोसिटी दोगे तो ये रॉड, रिजिड रॉड के केस में सर्कल करता है। उसमें कंडीशन भी आइडेंटिफाई की थी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या आ जाना चाहिए, वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि रॉड है नॉट ए स्ट्रिंग, राइट। सो अभी भी कंडीशन हमारी यही रहेगी, लेकिन हमारे पास एक और पार्टिकल हो गया तो इक्वेशन को फिर से बनाना पड़ेगा। आप देखोगे C पार्टिकल आपका यहाँ पहुँच जाएगा, B पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये ऊपर गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं, या चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक बोल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ। अच्छा ये देखोगे ना कि दिस इज C के पास भी तो कुछ वेलोसिटी आएगी, B के पास भी वेलोसिटी आएगी। आप चाहो तो इसको एक रिजिड बॉडी मान सकते हो, और सिंस हम लोग रोटेशन पढ़ चुके हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन से भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ½ I ω²। इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा थी, सो ये ½ I ω² हो जाएगा, और ये किस पे जाएगा, और लेट से कि अपने ये बेसिस मान लिए थे, तो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ओमेगा 0 हो चुका होगा तो काइनेटिक एनर्जी चला गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया। अब देखो C कितना ऊपर गया है, ये L/2 था, ये भी L/2 रहा होगा, तो C L डिस्टेंस ऊपर गया है तो mgl का ग्रोथ आया होगा पोटेंशियल में, और B कितना गया है L+L दैट इज 2mgl। डन हो गया। अच्छा अब I क्या लगेगा, तो I के बारे में बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी ऑफ C विच इज गोइंग टू बी ml/2 का स्क्वायर, और B के लिए ml²। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 + 1 5/4 ml² आ जाएगा। I मिल गया, सो यहाँ से ओमेगा अपने को मिल जाएगा, सो दैट्स गोइंग टू बी ω² ½ I की वैल्यू अभी पता किया 5/4 ml²। दिस इज इक्वल टू 3 mgl। कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं, ml कैंसिल हो रहा होगा तो ये बनेगा 5/8, ये से मल्टीप्लाई करेगा, सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक L ओमेगा का स्क्वायर। लेट्स मेंटेन करते हैं कि L ओमेगा का स्क्वायर, तो ये केवल m को कैंसिल किया गया है, 8 × 3 24 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 24 GL, और ये न्यूमरेटर में 5 था तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो L ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √24 GL/5। अच्छा B पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालना चाहोगे, सिंस ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था तो क्या ये वेलोसिटी ओमेगा × L के बराबर होगी, यही हमारा V0 है। तो कितना वेलोसिटी B को देना चाहिए, √24 GL/5। ए ऑप्शन वही कहता है कि अगर मिनिमम इतना वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर दो देन इट विल बी कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल डू सो। यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को यूज़ करके लिखा है, आप चाहो तो इसका भी वेलोसिटी, अगर इसका V0 वेलोसिटी है तो ओमेगा से इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एंड देन राइट द linear this translational velocity that will do the job as well.
बी सेज कि ऐसा आंसर आना चाहिए, आप बोलोगे नहीं, ए आया तो बी नहीं आएगा। फिर आपसे बोलता है कि कंप्रेसिव फोर्स ए सी और बी सी पे कितना लग रहे होंगे। तो सिंस यहाँ पर जब पहुँच गया तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब आप बी सी वाले पोर्शन को देखो, बी सी वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा होगा बेसिकली क्या होगा कि इस पर एम जी लग रहा होगा। तो इस एम जी को बियर करने के लिए यहाँ पे टेंशन आएगा, तो जो T1 टेंशन आएगा या कंप्रेसिव फोर्स आएगा, कंप्रेशन बोलना चाहिए, तो कंप्रेसिव फोर्स पार्टिकल पर ऐसा लगेगा और रॉड पर नीचे लगेगा, तो रॉड कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। अगर उस कंप्रेसिव फोर्स का इसका नाम T1 दे दें, देन यू विल रियलाइज कि T1 की वैल्यू mg के बराबर आएगी। जब आप AC वाले पोर्शन को देखोगे तो AC वाले में यहाँ पर भी एक और मास आ गया है, तो ऊपर से तो mg आ रहा था, नीचे से एक और mg आ रहा है, तो यहाँ पर कट करोगे तो बेसिकली 2 mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर इसके टेंशन को हम T2 मानते हैं तो आप बोलोगे कि T2 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 2 mg। यही कंप्रेसिव फोर्सेस हैं। तो BC में mg है तो AC में 2 mg है। आपसे बोलता है AC और BC का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे 2:1 हो जाएगा, 3:1 नहीं होगा, 2:1 हो जाएगा। और जो कि C ऑप्शन है, इसलिए हम AC को मार्क कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर इसके पास वेलोसिटी आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और फोर्स दिखाते हैं सेंट्रीफ्यूगल, फिर टेंशन निकालते हैं, कंप्रेशन निकालते हैं कितना आ रहा है। तो 0 केस के लिए, मिनिमम वेलोसिटी केस के लिए वहाँ की वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, अब सिंगल करेक्ट टाइप किया गया। आपसे बोलता है कि ये 3 फिगर्स दिए गए, इन 3 फिगर्स में से कौन से केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकते हैं एक एडिशनल फोर्स लगा करके सेंटर ऑफ द रॉड में। कोई भी फोर्स आप यहाँ पर लगाओगे तो वो बाकी सारे फोर्सेस को बैलेंस कर सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स इट शुड बी इक्विलिब्रियम एंड इट शुड बी एट रेस्ट। सो टॉर्क 0 फोर्स 0 करना है। अब देखोगे यहाँ पर अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो उसकी वजह से आप टोटल फोर्स बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट आप देखोगे कि इस वाले फोर्स का टॉर्क कैसा आएगा, इसका टॉर्क कैसा आएगा, तो दोनों इसको सपोर्ट करेंगे तो नेट टॉर्क ज़रूर मिल जाएगा। सिंस यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा सेंटर पे कोई फोर्स लगाने से। यहाँ पर अगर आप सेंटर पे कोई फोर्स लगाते हो तो अगेन ये फोर्स बैलेंस कर सकता है, लेकिन टॉर्क बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टॉर्क सपोर्ट करेगा। इस केस में अगर आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया तो वो फोर्सेस को बैलेंस कर सकता है, और इसका टॉर्क कैसा है, इसका टॉर्क कैसा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है, इसलिए ओनली 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसने भी एंगुलर मोमेंटम का नाम लिया है, और इसने क्या बोला है कि अगर अपने पास ऐसा अरेंजमेंट है, ये पुली है और यहाँ से हिंज किया गया है, यहाँ पर एक पार्टिकल m1 मास का है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पर m2 मास का पार्टिकल है, इसको भी ऊपर v वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, कोई इसके पास चांस नहीं है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको पुली का। सो एक पुली है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, पुली का रेडियस भी नोन है, और ये इस तरह से घूम रहा होगा ओमेगा से। नो स्लिप कंडीशन है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लग जाएगा। कैसे, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है नीचे की तरफ, और रोटेशन से भी अपने को आर ओमेगा मिलेगी, तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है। तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी और पुली के पॉइंट की वेलोसिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। इसको यूज़ करके आपसे पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है पॉइंट सेंटर ओ पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालो। अब देखोगे कि ये पार्टिकल कैसा जाएगा, तो उसके लिए ये डिस्टेंस लगेगी परपेंडिकुलर, दैट विल बी m1v_r, और जो कि इस सेंस में जाएगा, जिस सेंस को माइनस के कैप बोल सकते हैं, जैसा दिखाया गया। m2 का देखो, सो दैट विल बी प्लस m2v इंटू आर, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स अगेन इन दिस सेंस, सो दैट विल बी माइनस के कैप, और प्लस ऑफ दिस पुली इटसेल्फ, पुली का आएगा i इंटू ओमेगा, ओमेगा को हम v/r लिख सकते हैं, v/r, एंड दैट्स आल्सो गोइंग टू बी इन माइनस के कैप। सो इन्हीं को ऐड कर देंगे, सो इट विल बी लाइक m1v_r प्लस m2v_r प्लस i v/r। सो m1 प्लस m2v_r i v/r आना चाहिए। अब देखो कि कोई मैच नहीं कर रहा है, और ये c और d सेम प्रिंट हो गए। इट शुड, अगर ये ऐसा रहा होता, ये r² नहीं होता, तो b आंसर हो जाता। तो वो B और D सेम ऑप्शन बन गया है। सो यहाँ से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली नहीं मैच करेंगे, केवल यही मैच कर रहा है तो B करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोनस कैटेगरी में रख लेंगे।
सिंपली बिकॉज कि राइट ऑप्शन जो अपने को चाहिए था वो नहीं था, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया था। कैसे निकाला गया वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी कैन गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है कि इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जिसमें एक रिंग है और दूसरा सॉलिड स्फीयर है और उसके डायमीटर के अबाउट निकालना है और वो रिंग के परपेंडिकुलर जा रहा है। सो हम लोग बोलेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रिंग का उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस सेंटर से जाता है, दैट इज mr²। दोनों का मास बराबर है, रेडियस बराबर है। और सॉलिड स्फीयर का हम लोग जानते हैं 2/5 mr² होता है। एड अप कर दीजिए। सो 1 + 2/5 इज 7/5। सी ऑप्शन हो जाएगा। यू विल फाइंड दिस क्वाइट ईजियर। क्वेश्चन नंबर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फिर से। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल आर डिपेंड्स ऑन दिस। सो काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सो वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ पिक्चर। लेट्स से ये v वेलोसिटी से जाता है, m मास का पार्टिकल है, r रेडियस है। सो काइनेटिक एनर्जी k, हाउ इट इज रिटन, हाफ mv स्क्वायर। और इसी की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज गिवन एज as², जहाँ पर a कांस्टेंट है। सो अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी होगी तो ऐसे निकल के आ जाएगी। लेट्स फाइंड द वेलोसिटी। v² इज गोइंग टू बी ट्वाइस as² डिवाइड बाई m। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर हमको वेलोसिटी ही चाहिए होगा तो आएगा √2a/m। ये तो कांस्टेंट्स हो गए इनटू s। s इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बेसिकली। s के बारे में डिस्टेंस बोल रहा होगा, डिस्टेंस कवर्ड, आर्क लेंथ। हम लोग जानते हैं कि जो dv/ds इंटू वी होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, v dv/ds। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम dv/dt या फिर v dv/ds लिख सकते हैं, जहाँ पर s डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो v की वैल्यू रख देते हैं विच इज़ ट्वाइस a/m इंटू s। और dv/ds इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा √2a/m। बेसिकली इट टर्न आउट टू बी ट्वाइस a/m इंटू s। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। आपसे पूछता है टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन अपने को पता चल गया, दूसरा एक्सेलरेशन सेंटीमीटर होता है, तो ए सी या ए रेडियल बोल सकते हैं हम, दैट इज़ v²/r। इसकी वैल्यू इस पर हम r से डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस as² डिवाइड बाई m इंटू r। सो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। लेट्स से नेट एक्सेलरेशन को हम लोग a लिखते हैं कैपिटल वाला, तो ये बनेगा ac² + at²। यहाँ पे स्मॉल a यूज़ हुआ है और वो किसी कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमने कैपिटल A यूज़ किया है। अब आप देखोगे AC की वैल्यू रखो और AT की वैल्यू रखो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो जो कॉमन टर्म्स होंगे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। जैसे ट्वाइस as/m बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, सो ट्वाइस as/r चला गया, सॉरी ट्वाइस as/m चला गया। तो AC की जगह पर आपको मिलेगा s/r का होल स्क्वायर और AT की जगह अपने को 1 मिलने वाला है। ये तो एक्सेलरेशन हुआ। टोटल फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट शुड बी ट्वाइस as और 1 + s² डिवाइड बाई r² रेज़ टू पावर 1/2। सो अपना जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी ट्वाइस as विद इन ब्रैकेट 1 + s² बाई r² 1/2 आना चाहिए। यहाँ पर आंसर भी दिया है, इसका मतलब यहाँ पर r² रहा होगा और वो प्रिंट नहीं किया। सो एनीवे यहाँ पर अपने को नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम इसका आंसर बदल देंगे और बोलेंगे करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। सो बी ना हो करके डी जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज अवेलेबल है और ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर r² होता तो फिर इससे मैच कर जाता। सो करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी कंसिडर्ड एज डी ऑप्शन। But how to solve, that's very important. Question number 11. Now we are having this integer type or numerical type. ये बोलता है कि दो ब्लॉक्स हैं जिनके मास बराबर हैं, तो इसका मास m है, इसका भी मास m है, और अरेंजमेंट आपको दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए दोनों का। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों के मास बराबर होंगे तो g sin थीटा इधर लगेगा, g sin थीटा इधर लगेगा। ये sin 60 है, sin 60 बड़ा होगा,
तो रफली कैलकुलेशन से ये पता चलेगा कि इधर एक एक्सेलरेशन आएगा, इसका इधर एक्सेलरेशन जाएगा। और अगर हम इसका नाम ए पकड़ते हैं तो इसका भी नाम ए बोलना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज। ये 30-60 है तो ये एंगल 90 रहा होगा। सो बेसिकली अपने पास एक एक्सेलरेशन इधर है, दूसरा एक्सेलरेशन है 90 डायरेक्शन में है, और दोनों की वैल्यू ए है। और अपने को इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लगने का, एक A1 है एक A2, ऐसा बोल सकते हो। आप चाहो तो इसका नाम एक्स एक्सिस दे सकते हो, इसका नाम वाई एक्सिस दे सकते हो, ये कुछ और भी दे सकते हो, चॉइस आपकी है। सो हम लोग जानते हैं कि ACM क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। दैट्स इज लाइक M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पर हमारे लिए एक और बात अच्छा है कि M1 और M2 क्या है, इक्वल है। सो लेट मी राइट एज M, तो ये बनेगा M A1 वेक्टर प्लस M A2 वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस M। अभी हमने A1 A2 बोल के रखा हुआ है क्योंकि डायरेक्शंस हैं। सो ये आप देखोगे M कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। ये अपना ACM हो गया। अपने को तो मैग्नीट्यूड लगना है ना। अब देखोगे क्या है कि ये 90 डिग्री पर है, दैट्स फॉर श्योर। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते तो मॉड किया जाता है, यानी मैग्नीट्यूड किया जाता है, तो ये हाफ तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो A1 और A2 के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर है, सो दैट विल बी √2 टाइम्स A/2, बेसिकली A/√2 आ जाएगा। सो अपने को क्या बताना है, अपने को ये पता करना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना है, तो उसके लिए NLM यूज़ करना पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास के लिए अपने को A आंसर ना दे करके A/√2 आंसर दे देना है ना। अब ये कितना आएगा, कैसे आएगा, उसको निकालने के लिए एक न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा इसके लिए और इसके लिए। इसको लेट से 1 मान लेते हैं, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ का जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ पे जाएगा, है ना। और दूसरा एक इधर mg का फोर्स आएगा, एक इधर mg का फोर्स आएगा। तो 1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, हम लोग क्विकली लिख सकते हैं। कैन बी राइट कि ये आएगा mg sin 60 डिग्री माइनस t मस्ट बी इक्वल टू ma। सेकेंड के लिए क्या बनेगा, इज गोइंग टू बी लाइक t माइनस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू ma। अपने को इंटरेस्ट किस में, a पे, तो सब ऐड कर देंगे तो t डिसअपीयर हो जाएगा। आप mg कॉमन ले सकते हो, sin 60 √3/2, 30 sin 30 हाफ, दिस मस्ट इक्वल टू ट्वाइस ma। m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से अपने को a लगेगा, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, सो दैट वाज गोइंग टू बी g टाइम्स √3 - 1 डिवाइड बाई 2 to 4 हो जाएगा। सो ये a आ गया, अपने को a/√2 चाहिए, तो इस पर √2 कर दो तो 4√2 नीचे आ जाएगा, g भी आ जाएगा, √3 - 1 आ रहा है, तो x मस्ट भी क्या, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। कंपेयर कर लेंगे। सो यू सी हाउ वी कैन मर्ज द NLM कॉन्सेप्ट विद द सेंटर ऑफ मास। हो सकता है कि आप ये सॉल्व कर लो, लेकिन अगर अपने को ACM नहीं निकालना आएगा तो फिर हम आंसर नहीं बता पाएंगे, और अगर ACM भी निकालना आता है देन वी कैन हैंडल इट। यहाँ पर हम लोग इस तरह से XY मानने की ज़रूरत नहीं है, सिंस अपने को पता है 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो 90 डिग्री पे वेक्टर्स का एडिशन कितना होता है, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये से इसका कहना है एक पार्टिकल है और ये ट्यूब एक स्ट्रक्चर के अंदर है, स्टेशनरी है, और दिस इज़ गोइंग बेसिकली टू हिट दिस 2m। सो जब हिट करने वाला होगा उस इंस्टेंट पे क्या चल रहा होगा उसको हम लोग वॉच कर लेते हैं। ये ऐसा होगा और उसके जस्ट पहले ये इधर से आ रहा होगा, एंड यू थिंक लाइक इसके पास वेलोसिटी v थी, इसका मास m है, इसके मास ट्वाइस m है। आफ्टर सर्टेन टाइम और जस्ट आफ्टर कोलिजन यूल फाइंड कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो जस्ट बिफोर था, अब जस्ट आफ्टर बनाता। ये लेट से v1 से जाता है, ये v2 से जाता है, ये m मास है, ये ट्वाइस m मास है। व्हाट आर द रूल्स दैट वी कैन अप्लाई, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब पर है, उसकी रेडियस वगैरह दे रखी है। एनीवे, सो यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से कि डाउनवर्ड मोमेंटम mv था इनिशियली, तो टोटल डाउनवर्ड आना चाहिए, दैट मीन्स 2mv2 माइनस mv1। वाई माइनस mv1, क्योंकि डाउनवर्ड हमने इनिशियल लिया था तो टोटल हमको डाउनवर्ड ही चाहिए। या फिर आप एक्सिस के हिसाब से करो तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी अपना प्लस माइनस साथ लगा सकते हैं। सो अपने को पता चला 2v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v, एक रिलेशन आ गया, यू कैन कॉल रिलेशन नंबर 1। फिर किस तरह का कोलिजन है, इलास्टिक है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2 आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v रहा होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, सो v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू v। ये दूसरा रिलेशन आ गया, 1 और 2 को एडअप करो,
V1 गायब हो जाएगा, V2 की वैल्यू मिल जाएगी, V2 शुड बी इक्वल टू ये 3 आ जाएगा 2V/3। तो V1 कितना आ जाएगा V/3। दोनों पॉजिटिव आए, इसका मतलब दोनों इस तरह से जा रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे। इससे आपसे पूछता है कि कितने टाइम के बाद ये फिर से कोलाइड करेंगे। अब देखो दोनों पार्टिकल यहाँ थे, एक इधर जा रहा है, एक इधर चलना स्टार्ट किया, दूसरा इधर चलना स्टार्ट किया। वो इस तरह घूम से आएगा, ये इधर घूम करके आएगा। तो आप रिलेटिव स्टार्ट कर सकते हो। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 किससे जा रहा होगा, V1 + V2 से, और इसको घूम करके ऐसा आना चाहिए। तो कितना टाइम लगना चाहिए, तो कैन वी से कि इसको 2πr चलना चाहिए, और किस वेलोसिटी से, V1 + V2 से रिलेटिवली। या फिर हम दोनों का निकाल करके ऐड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। और रिलेटिव निकालोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपने को V1 + V2 पता है, तो उससे अपने को काम हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई V1 + V2। V1 + V2 विल गोइंग टू बी इक्वल टू 2V/3 V/3 दैट इज़ V। ये आंसर हो गया। तो ये बोलता है x इंटू 2πr/v है, तो x कितना होना चाहिए, x1 होना चाहिए। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। देन वी नीड टू फाइंड आउट कि नेट लीनियर मोमेंटम कितना आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा होता है तो इसका जो VCM है वो कांस्टेंट रहता है। तो वो VCM हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, M1 V1 + M2 V2 डिवाइड बाई M1 + M2। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। इसको हम लोग को वेरीफाई करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि अब टोटल लीनियर मोमेंटम हमको बताना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम बताएंगे 1 का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो अपने को लिखना होगा मास एंड वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपने यहाँ से निकाल लिया है, इस पे रख देंगे। सो दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सब बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ 2, ये M1 था तो ये M2 हो जाएगा विद सेंटर ऑफ मास। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम। सो आप बोलोगे P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास is going to be, this is with respect to center of mass। अब बोलोगे इन दोनों को सम कर देंगे। जब इसको सम करने जाओगे तो क्या आएगा, 10 I'm going to tell you, you will find it's going to be M1 V1 minus M1 VCM plus M2 V2 and you will find this is going to be minus M2 VCM। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बनेगा M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस VCM कॉमन ले लो, M1 + M2 VCM आ जाएगा। और लुक केयरफुली फ्रॉम हियर, M1 + M2 इंटू VCM इज नथिंग बट M1 V1 + M2 V2। सो ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। जब आप माइनस सामने रखोगे तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम इसका नेट लीनियर मोमेंटम पता करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी 0। वही आपसे पूछते हैं, बता देंगे। इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास पार्टिकल्स मूव कर रहे हों और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने पर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, 0 रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलते हैं एक बंदा है, इसके ऊपर फॉल करेगा तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे। तो पहले तो इतना सॉल्व कर लेते हैं कि एक साथ चलते हैं। जब एक साथ चलते हैं तो कोई वेलोसिटी v एक्वायर करेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि कोई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह नहीं है। उसने बोला नो फ्रिक्शन एंड ऑल दैट, आपने पढ़ लिया होगा। सो ये 2 kg का है और ये 3 kg का है। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 2 × 5, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। इसका मोमेंटम था, इसका मोमेंटम 0 था। बाद में क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिशन मास अपने पास 5 हो जाएगा, 2 + 3। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 + 3 टोटल मास मूविंग विद v वेलोसिटी। सो v वेलोसिटी टर्न आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। अब इससे आपसे पूछता क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ट्रॉली। ना जब आप ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तो ट्रॉली आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा होगा। फोर्स किसने लगाया होगा, पर्सन ने लगाया होगा, तो ये फ्रिक्शन लगा होगा। तो इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास आएगी हाफ मास विच इज़ 3 इंटू वी, जो भी निकाला है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अंडरस्टूड। सो दैट विल बी हाफ मास इज 3, वी वॉज 2, सो 2 का स्क्वायर 4 2 3 6 अपना आंसर आ जाएगा। सो वर्क डाउन बाई फ्रिक्शन विल बी 6 जूल, दैट्स व्हाट गिवन टू अस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये बोलता है एक पेंडुलम है, यहाँ से आपने रिलीज़ किया, तब ये पेंडुलम यहाँ पर आएगा जस्ट बिफोर कोलिजन, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। किसी भी हाइट से आता है तो हम लोग जानते हैं 2gh हो जाएगा। ये m1 मास का है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक बन जाते हैं और उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेट से उसकी वेलोसिटी का नाम बोलते हैं v, और ये कितने हाइट तक जाता है? h/4, तो हम बोलेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी √2gh/4। अगर ध्यान से लिखेंगे तो ये बन जाएगा gh/2। ना ये कितना मास रहा होगा? दैट विल बी m1 + m2 बिकॉज दे मर्ज टुगेदर इन इलास्टिक कोलिजन। सो अब आपको जस्ट आफ्टर कोलिजन के साथ क्या चल रहा है, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या था, दोनों पता चल गया। सो अगले इक्वेशन क्या बनेगी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी कैन परफॉर्म बिकॉज टेंशन इज इन द वर्टिकल एंड जी इज डाउनवर्ड्स, और नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इम्पल्सिव सिस्टम m1 m2 को लेकर के। तो हम बोलेंगे कि ये आएगा m1 √2gh। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज m1 + m2 इंटू v की वैल्यू √gh/2। √gh कैंसिल हो गया, √2 मिल करके 2m1 बनाएगा। 2m1 इज इक्वल टू m1 + m2, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। आपसे पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेस? दे आर इक्वल, दैट मीन्स रेशियो मस्ट बी 1। क्वेश्चन नंबर 16, ये बोलता है कि ये एक रॉड है और यहाँ से हम ब्रेक लगाते हैं, और तो ये जो डिस्क है घूम रहा था, डिस्क दैट वाज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी दिस इट्स रेडियस इज गिवन टू अस। तो जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स से इसका एंगुलर रिटार्डेशन बढ़ेगा, सो ये स्टॉप कर जाएगा। कितने टाइम के बाद स्टॉप करता है? दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड। फोर्स पी कैसे अप्लाई करते हैं? दैट इज गिवन ओवर हियर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट दिस बी पॉइंट, इस बी पॉइंट वो अपने को 0.4 दिया गया। तो ये 13 मिसप्रिंटेड है, और वो अपने को समझ में आ गया होगा कि दिस शुड बी बी। सो कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप देखोगे कि ये स्टॉप क्यों करेगा, क्योंकि इस पर रिटार्डेशन आया होगा, तो अपने को रिटार्डेशन पहले पकड़ना है कि कैसे जाने वाला है। अच्छा, इसको रिटार्डेशन को पकड़ने के लिए डिस्क पर अपने को रोटेशनल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। नॉ टॉर्क कैसे आएगा? उसके लिए इधर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन इंटू आर आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी फ्रिक्शन इंटू आर रेडियस इज गिवन टू अस। दिस मस्ट बी आई, डिस्क है तो आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास ऑफ द डिस्क लेट्स से एम, और रेडियस इज आर, mr²/2 इंटू अल्फा। सो यहाँ से अपने को ये पता चला कि एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, तो एफ की वैल्यू आ जा रही है mr∝/2। मोर ओवर एफ कितना आएगा, सिंस ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लाइड कर रहा होगा, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन डिस्क पर कुछ ऐसा आ रहा होगा, और नॉट डिस्क पर कितना नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा वो पी डिसाइड कर रहा होगा, तो उसके लिए हम रॉड का एफ बना सकते हैं। और जब आपने रॉड का एफ बनाया होगा देन यू विल फाइंड कि रॉड यहाँ से हिंज्ड है, ये पॉइंट से पी आपने यहाँ पर लगाया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रहा होगा, सिंस रिमेन हॉरिजॉन्टल, सो टॉर्क ऑफ पी और टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी कैंसलिंग आउट। तो पी इंटू टोटल, ये अपने का डिस्टेंस है, लेट्स इसका नाम हम एल मान लेते हैं, तो पी इंटू 2L मस्ट बी इक्वल टू एन इंटू एल। ये L था तो ये L, तो टोटल 2L हो जाएगा P के लिए, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए अपने को L लगने वाला है। टॉर्क बैलेंस ऑन द रॉड, तो ये रॉड की इक्वेशन है। बेसिकली अपने को ये पता चला कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो 2P आना चाहिए। एक बार अपने को नॉर्मल रिएक्शन मिल गया तो हम इस फॉर्मूले में जा सकते हैं और अल्फा के बारे में सर्च कर सकते हैं, और अल्फा मिल गया तो फिर हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि कब वो रोटेशन स्टॉप करने वाला है। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। ना यूज़ दिस फर्स्ट रिलेशन, तो अपने को पता चलेगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ ट्वाइस पी मस्ट बी इक्वल टू mr∝/2। दैट मीन्स अल्फा टर्न आउट टू बी 4 म्यू पी डिवाइड बाई mr। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो म्यू mr अपने को पता है, p बदल रहा है, तो जिस तरह से p बदलेगा
उसी तरह से अपने को अल्फ़ा बदलता हुआ नज़र आएगा। अब ये अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि पी लीनियरली चेंज करता है, तो हम ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा टी नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग कभी अल्फ़ा वर्सेस टी डायग्राम बनाएंगे तो क्या अपने को लगता है कि इसका डायग्राम भी सिमिलर टाइप का आएगा? सिमिलर टाइप का आएगा, लेकिन चेंजेस क्या रहेंगे? क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम चाहें कि इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो अगर हम एरिया अंडर द पी निकालते हैं, पी वर्सेस टी, उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया अंडर द अल्फ़ा वर्सेस टी ग्राफ आ जाएगा। अब इस एरिया को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेट्स ये टी टाइम था, यहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये अपने को एरिया लगेगा। सो दैट एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्राइंगल प्लस height into t minus 2, that's base. तो बेसिकली आ रहा 5 प्लस 5t माइनस 10। अगर आप सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 5t माइनस 5 आ जाएगा। तो ये एरिया है p वर्सेस t का। एरिया ऑफ अल्फा वर्सेस t इज गोइंग टू बी दिस नंबर टाइम्स एरिया ऑफ p वर्सेस t। ना हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ अल्फा वर्सेस टी कितना आएगा, तो अल्फा वर्सेस अगर टी रहा होता तो एरिया कितना आता, तो एरिया आता अपने पास 4 टाइम्स म्यू डिवाइड बाई एम आर इंटू एरिया अंडर दिस विच वी कैलकुलेटेड एज 5t माइनस 5। और आप चाहो तो उसको टी की वैल्यू यहाँ पे रख करके और अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी से भी सॉल्व करोगे तब भी वहाँ से अपने को टाइम निकल आएगा। अच्छा, यहाँ से अपने को पता चलता कि अल्फा वर्सेस टी का आएगा चेंज इन मोमेंट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियली अपने को ओमेगा नॉट दी गई है, तो चेंज कितना आएगा? चेंज तो अपने को 20 मिलेगा, क्योंकि 20 माइनस जीरो मैग्नीट्यूड लिख रहा है, ये पॉजिटिव है। सो दैट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स म्यू। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। म्यू की वैल्यू अपने को 0.4 दी गई है, मास 12 दिया गया है, रेडियस 200 mm, मीटर्स में ले जाएंगे तो 0.2 हो जाएगा। और ये 5 कॉमन भी ले सकते हैं हम यहाँ से, 5t माइनस 1 आ जाएगा। Now let's simplify. This will be twice upside and this will be 3 downside, and this 10 will make it 2, so that will be 3 is equal to t. Let's check it again. ये 2 से डिवाइड करेगा और ये 3 से डिवाइड करेगा, तो कुछ ऐसा लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2/3 5t माइनस 1। ना इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो t माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 10 कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा। सो t मस्ट बी इक्वल टू 7 अपने को आंसर दिया गया। सो पॉइंट इज कि अपने को डिस्क के लिए टॉ इज इक्वल टू अल्फा आई अल्फा लगाना था, फिर रॉड के लिए टॉर्क को बैलेंस करना था, इक्विलिब्रियम में लगाना था, फिर काइनेमेटिक्स ग्राफ से कई सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपने आंसर तक पहुँचना है। देन 17 विच इज़ द सेकेंड लास्ट, इट सेज कि एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है काइनेटिक एनर्जी k से, एंड एट अ टाइम t इट लीव्स द एंड ऑफ द टेबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी 3k। सो 17 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k दिया गया, सो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी v थी, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। फिर लेटर ऑन इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 3k, सो ये 3k आएगा, दैट विल बी 3k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। v में एक वी एक्स स्क्वायर आएगा, एक वी वाई स्क्वायर आएगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी टेबल से कोई वेलोसिटी v से थ्रो की जाती है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी स्क्वायर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई हो जाएगा। नो, अब चाहो तो कि इसकी के की वैल्यू आप यहाँ पर रख करके वी वाई कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वी वाई की अपने को ज़रूरत पड़ रही है। सो पुट द वैल्यू ऑफ के ओवर हियर, सो दैट विल बिकम 3/2 mv square is equal to m/2 or you say like 1/2 mv square plus vy square. When you simplify then you'll find कि m से m कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, it turned out to be 3v square is equal to v square plus vy square, which ultimately says v square is equal to 2v square. That means vertical component of velocity comes out to be √2 times v.
सो प्रोजेक्टाइल में बेसिकली आपने ऐसा थ्रो किया था, कुछ समय बाद ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल फॉलो करके जा रहा होगा, तो उसका ये वेलोसिटी अभी भी रहा और ये वेलोसिटी अपने को √2v मिल गया। अगर ये √2v मिल गया तो कितना टाइम लगा होगा? सो वर्टिकल कंपोनेंट आप मोशन पे आ जाएंगे। सो वी वाई वी नो कि वो 0 से चला था, जी टी टाइप करा होगा, तो टी की वैल्यू रहेगी √2 टाइम्स वी डिवाइड बाई जी। इतना टाइम लगा और उसी टाइम को आप इससे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वी की वैल्यू आप यहाँ से बारो कर लीजिए। सो दैट विल बी √2 टाइम्स डिवाइड बाई जी। वी के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं √2 k/m, k फॉर काइनेटिक एनर्जी। √2 मिल करके 2/g बन जाएगा और ये k/m आ जाएगा। सो आपसे बोलता है कि टाइम की वैल्यू n/g √k/m है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2/g √k/m है, तो कंपेयर करने से n कैलकुलेट हो जाएगा, n की वैल्यू 2 दी गई है। दैट्स परफेक्टली मैचिंग। लास्ट क्वेश्चन 18। एक रिजिड बॉडी है और अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे हिंज किया गया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को एक्स पर दिया गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक्स होगा तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर या एम डी स्क्वायर का एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। और आप जानते हो कि आई की वैल्यू आई सी एम तभी बनती है जब ये डी की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब आई सी एम इज गोइंग टू बी द मिनिमम ऑफ ऑल द आईज। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम बोलेंगे कि आई शुड बी मिनिमम, और किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो अगला स्टेप आएगा डी आई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएटेड विच विल बिकम 4x माइनस 12 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो x मस्ट बी इक्वल टू 3। तो ये जो x इक्वल टू 3 आया वो लोकेशन आया जहाँ पर i मिनिमम होता है, और i मिनिमम कौन सा होता है? आई सी एम होता है। इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। 3 अपना आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से 18 भी सॉल्व हो जाता है। सो वी सॉल्व ऑल ऑफ देम। और क्या क्या करेक्शंस है, लेट मी टेल यू। फाइनली दिस पेज हैज़ नो करेक्शंस। Here it was okay, everything. In question number 10 there is a change in the answer, and question number 8 is a bonus, and there was one more correction somewhere. Here everything is fine. Yes, in question number 2 D is also getting involved. So these are 3 changes. I will make the appropriate changes. Thank you.